राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका आज ही इसका थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज ही इसका थर्ड लेक्चर है बीएससी 6 सेमेस्टर की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का। और साथ ही साथ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको बता दूं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये लेक्चर्स चल रहे हैं। और इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं, एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनए, और दूसरी बुक है ओआर ऑपरेशन रिसर्च। उन दोनों के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वो दोनों ही बुक कंप्लीट हो चुकी हैं मेरे चैनल पर। सो आप देख सकते हैं उनके लेक्चर्स। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बुक के प्रीवियस 4 चैप्टर्स के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का थर्ड लेक्चर, कॉचीज थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ जो इसके 2 लेक्चर्स थे। इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी सारा कुछ बता दिया था, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता दिया था, सब कुछ बेसिक्स बता दिए थे, और इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और कौन कौन सी थ्योरम्स यूज़ होंगी वो सब कुछ बता दिया था। देख सकते हैं आप, मैंने कॉचीज थ्योरम बताई थी। कॉचीज थ्योरम क्या होती है इसका स्टेटमेंट बताया था, और साथ में कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बताया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। साथ में मैंने कुछ और फॉर्मूले बताए थे, और डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शंस भी बताए थे, हायर ऑर्डर के भी बताए थे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, मॉरिस थ्योरम, जो कि कन्वर्स होती है किसका, कॉचीज थ्योरम का ही कन्वर्स होती है। कन्वर्स मतलब अपोजिट होती है। तो फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप थर्ड लेक्चर देख रहे हो, कॉचीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो फर्स्ट लेक्चर प्लीज़ ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, फर्स्ट और सेकंड देख लीजिएगा। सेकंड लेक्चर में मैंने कॉचीज थ्योरम से कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज़ करना सीखा था कि हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक हमने जो 2 क्वेश्चंस करे थे, और एक क्वेश्चन हमने हायर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन सीखा था। आज के लेक्चर में हम एक और नई थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। उसकी जो थ्योरम है वो काफ़ी बड़ी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सीखेंगे डायरेक्ट। रॉचेस थ्योरम का नेम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इससे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में मैंने जब देखा इस वीडियो के, तो मेरे को कमेंट आ रहे थे कि इसके 1-2 क्वेश्चंस और बता दीजिए, यानी कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं, उसके 1 या 2 क्वेश्चंस और बता दीजिए, जिससे कि आप हमको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ये डिमांडेड वीडियो है, और उन्हीं लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है जो पूछ रहे थे, वरना इसके 2 लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। बट फिर भी अब बोल रहे हैं तो मैं इसका एक लेक्चर और ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो जिसने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है और नहीं सीखा है कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, वो अब इस लेक्चर में अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट करती हूँ कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले का, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको समझते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट था मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ, आज इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सॉल्व बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। आपको इसको किसके हेल्प से करना है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। क्वेश्चन है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी। सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कर्व को। वो कर्व कैसा भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को। यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा है वेयर सी इज द सर्किल, वेयर सी इज द सर्किल। सी क्या है, जो कर्व है वो कैसा है, सर्किल है। जेड मॉड जेड इज इक्वल टू 3, मतलब जो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझें तो जो सर्किल की जो रेडियस होगी वो 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉड जेड की जो वैल्यू दी है वो 3 दी है। ठीक है, अब आपको ये जो फंक्शन दिया है ये देख लीजिए अंदर का, e⁻ZT ओवर z² + 1 dz, वेयर t इज ग्रेटर देन टू 0।
ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली अगर आप समझना चाहते हैं तो आपकी इस तरह से एक्सिस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं एंड यहाँ पर आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई है। इस पर भी अगर आप पॉइंट्स दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो सर्कल है तो वो यूं इस तरह से बन रहा होगा। ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल नहीं बना है। अगर आप बिल्कुल इसको ठीक से बनाते हैं तो ये जो सर्कल बनाया है वो देखिए 3 रेडियस का बनाया है। देखिए यहाँ पे ये मेरा 3 से थोड़ा सा बाहर हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाया, इस तरह से बनेगा। सो इस तरह से सर्कल बिल्कुल आप ठीक से बनाएंगे तो वो आप ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, बट इसका यूज़ नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। मेन आपको ये जो गिवन फंक्शन है इसको सॉल्व करना है बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन करने में परेशानी ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन फंक्शन हम इसको नोट कर लेते हैं, 1/2πi इंटीग्रेशन e⁻z_t ओवर z स्क्वायर प्लस 1 dz, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले जो टर्म है, आपका जो डिनोमिनेटर है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। हम क्यों कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई या इसको क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए। तो 1/2π एज इट इज़ है, जो कि इंटीग्रेशन से पहले है, एंड e⁻z_t भी आप अभी एज इट इज़ रखिएगा। आपको चेंज करना है डिनोमिनेटर में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं z² माइनस आई स्क्वायर। आप समझ रहे हैं मैंने इसको कैसे लिखा, z² माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं किसको, z² प्लस 1 को, बिकॉज आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अपने मोस्ट ऑफ लेक्चर्स में मैंने बताया है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 होगी तो -1 ऑलरेडी, और यहाँ पर माइनस का एक और साइन है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये ही बन जाएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे। z² प्लस 1 ही बन जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे z² माइनस आई स्क्वायर को। अब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब इसको इस तरह से लिखने के बाद हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, 1/2πi तो बाहर है ही एज इट इज़, ठीक है। 1/2πi तो बाहर एज इट इज़ का एज इट इज़ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2i ब्रैकेट में 1/z माइनस आई माइनस 1/z प्लस आई, ठीक है, बंद। e⁻z यहाँ मैं सर्किल में लिख दे रही हूँ, मैंने थोड़ा अगले स्टेप में करना चाहिए था, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है, dt dz। इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 1/2πi तो एज इट इज़ है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ इस तरह से, 1/2πi 1/z माइनस आई माइनस 1/z प्लस आई, इस तरह से मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। क्यों लिख रही हूँ अभी देखिएगा आप। और ये e⁻z_t एज इट इज़ है, e⁻z_t और साथ में dz चल रहा था, dz बिकॉज z के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए मैंने अपना जो इसका सेकंड लेक्चर था उसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट बताया था वो भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही बताया था, उसमें भी मैंने ऐसे ही ब्रेक करना बताया था। क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें आपको अच्छे से जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को कीजिए, उससे आपका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है। वरना आपको पार्शियल लगाने पड़ते हैं, बाय पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, उससे क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो देखिए इसको हम z² माइनस आई स्क्वायर को लिख सकते हैं z प्लस आई z माइनस आई, ठीक है, z प्लस आई z माइनस आई लिख सकते हैं। अब जब ये एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो z प्लस आई इधर आएगा, z माइनस आई इधर आएगा, तो z से z तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस का i और माइनस माइनस प्लस का i 2i बनाएगा। तो उस 2i को भी कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर 2i नहीं है, एक मैंने यहाँ पर 2i से नीचे यहाँ पर डिवाइड करा दी है, बिकॉज जब ऊपर 2i बनेगा तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता रही हूँ तो इसको समझिए, मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आप ग्रेजुएशन की मैथ्स कर रहे हैं, वो भी लास्ट ईयर की, लास्ट सेमेस्टर की, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। स्टैंडर्ड हाई हो जाता है ग्रेजुएशन की मैथ्स का, तो इसलिए तो यहाँ पर यही बात समझिए कि इसको ब्रेक करके लिखा है मैंने, और इसके मैंने 1/2i क्यों लिखा है, बिकॉज जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा z प्लस आई, यहाँ जाएगा z माइनस आई, z से z कैंसिल हो जाएगा, एक i यहाँ बनेगा, एक i यहाँ बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i प्लस आई 2i बन जाएगा। 2i से 2i कैंसिल करने के लिए यहाँ पर मैंने 2i लिखा है, ठीक है। नहीं आए समझ में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी, आपको लिख कर बता दूँगी, ठीक है।
इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। कैसे? 1/2 पाई इंटीग्रेशन, इस तरह से इंटीग्रेशन e⁻z t ओवर z माइनस आई डी जेड। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने अलग दिया, इसके साथ 2i, इसके साथ भी, तो चलो 2i को तो मैं यहाँ पर बाहर कॉमन ले ली, 1/2i। क्लियर? 1/2i इसके साथ भी दोनों टर्म्स के साथ है, मैंने 1/2i को कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, इसको साथ ले लिया है। ठीक है, माइनस अगेन 1/2 क्योंकि ये इसके साथ भी था, इंटीग्रेशन e⁻z दोनों टर्म्स के साथ है तो दोनों टर्म्स के साथ लिखा है, अपॉन z प्लस आई डी जेड। इस तरह से मैंने उसको सेपरेट इंटीग्रेशन करके लिख दिया है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2i ब्रैकेट में 1/2 इंटीग्रेशन एफ z माइनस आई डी जेड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर जेड प्लस आई डी जेड। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर एफ जेड कैसे लिखा है। सो एफ जेड लिखा है मैंने e⁻z t को, वेयर इस तरह से आप लिख देंगे, वेयर एफ जेड इज इक्वल टू e⁻z t। क्यों लिखा है? क्योंकि जब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वहाँ पर एक जो आपका ऊपर वाला फंक्शन होता है न्यूमिनेटर का, वो हम यहाँ पर एफ जेड लेट कर लेते हैं। प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो ऊपर वाला आपका फंक्शन होता है डिनोमिनेटर में, और उसको हम क्या बोल लेते हैं? एफ जेड। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में यही कंडीशन होती है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है एफ जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, चलिए उसका यूज़ कर लेंगे अभी। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए किस तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें फॉर्मूला ही लगाते हैं। देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पर बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए जिन्होंने मेरे प्रीवियस के 2 लेक्चर्स देखे हैं उनको याद भी हो गया होगा कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनको नहीं याद हुआ होगा, तो देखिए क्या होता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। एफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू कर्व एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। ये होता है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेसिस पे, तो इसको अच्छे से याद कर लें अगर आपको याद नहीं है। एफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। एफ ए जो होता है उस रीजन में जो हमने कंसिडर करा है, जैसे इसका सर्कल है, इस रीजन में कोई पॉइंट होगा ए। ठीक है, कोई पॉइंट क्या होगा? ए। तो वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कॉचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कॉचीज आपका इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसी का हम अब यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक बार बता दिया है। अब देखिए आपका यहाँ पर लिखा है एफ जेड जेड माइनस आई एफ जेड जेड माइनस ए, यानी कि इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? एफ ए मल्टीप्लाई में 2πi, बिकॉज 2πi आपका कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। एफ जेड जेड माइनस आई लिखा हुआ है, इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे ये फॉर्म है, इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है, 2πi को हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2πi एफ ए। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2πi एफ ए। ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? जेड माइनस ए। यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? आई। यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या है? आई, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2i तो बाहर है ही, दोनों टर्म्स का कॉमन 1/2πi भी है, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 2πi और एफ ए। सो एफ ए है क्या आपका? ए क्या है यहाँ पर? आई। सेम हम इसमें लिख सकते हैं 1/2πi एज इट इज़ है, 2πi लिख देंगे और लिख देंगे एफ माइनस आई, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका प्लस का आई है, फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस का ए, तो यहाँ से आपको जो ए की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? माइनस का आई। अब देखिए 2πi से 2πi कैंसिल, सेम यहाँ पर 2πi से 2πi कैंसिल, क्या बनेगा? 1/2i एफ आई माइनस एफ माइनस का आई, ये आपका फंक्शन में बन रहा है। अब देखिए एफ आई का मतलब क्या होता है? फंक्शन में आई रिप्लेस करना है आपको जेड के प्लेस पर, बिकॉज आपका फंक्शन क्या होता है? एफ जेड। अब आपका क्या फंक्शन आ गया? एफ आई, तो इसका मतलब क्या आ गया? जेड के प्लेस पर आई आ गया, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में जेड है वहाँ पर आप आई रख दीजिए, यानी कि जो आपका फंक्शन क्या था? फंक्शन था e⁻z t, तो आप क्या लिखेंगे इसको? e⁻i t। तो e⁻i t
माइनस ई टू दी पावर माइनस आई टी, क्योंकि आई के प्लेस पर माइनस का आई है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे, अगर ई टू दी पावर आई टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई टी ओवर 2i। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ई टू दी पावर आई टी माइनस ई टू दी पावर माइनस आई टी अपॉन 2i। मैं बता चुकी हूँ जब मैंने इसका थर्ड चैप्टर कराया था एलिमेंट्री फंक्शन, तो मैंने बताया था ये किसकी फॉर्म है, ये यूलर्स फॉर्म है। यूलर्स फॉर्म में ये वैल्यू किसकी होती है, साइन की, साइन टी। अगर यहाँ पर आई नहीं होता तो ये किसकी बन जाती, 2i ना होकर केवल 2 होता, और साथ में यहाँ पर प्लस होता तो वो कॉस का बन जाता। यहाँ बीच में प्लस होता और यहाँ आई नहीं होता, वो कॉस का बन जाता। बट अगर बीच में माइनस है और आई है तो नीचे आई है डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है साइन का। ठीक है, सॉरी मैंने एलिमेंट्री फंक्शन में बताया था, उससे पहले एक और चैप्टर था एनालिटिक फंक्शन, उसमें बताया था मे बी। नहीं सही बोल रही हूँ, थर्ड में ही बताया। एलिमेंट्री फंक्शंस में तो पढ़ते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें ही बताया था मैंने। थर्ड में बताया था एलिमेंट्री फंक्शंस में। ठीक है, तो प्रीवियस वाले चैप्टर कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जितना पढ़ते जाते हैं चीज़ों को और क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को, लॉजिक्स को समझते जाते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा लिंक करती है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके बाद जो चैप्टर पढ़ा है वो उससे लिंक नहीं करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये था कॉचीज़ इंटीग्रल फॉर्मूला जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मैं बोल रही थी आपको एक और थ्योरम वाला क्वेश्चन बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है, अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए देखिएगा, प्रूफ दैट ऑल जीरोज ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 5, सॉरी जेड स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, जेड की पावर 7 है, जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको ये प्रूफ करना है लाइज बिटवीन द सर्कल्स मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड मॉड जेड इज इक्वल टू 2। आपको ये प्रूफ करना है कि जो गिवन फंक्शन है जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसके जो सारे जीरोज़ हैं वो लाइज करेंगे किसके, बिटवीन द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड मॉड जेड इज इक्वल टू 2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेंगे इस फंक्शन के जितने भी जीरोज़ होंगे। ठीक है, रूट्स और जीरोज़ आपने पढ़े होंगे कि रूट्स क्या होते हैं और जीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही अलग है। इसमें हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं रॉचेस थ्योरम। तो रॉचेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, रॉचेस थ्योरम मैंने क्यों नहीं कराई और क्यों नहीं बताई, बिकॉज वो बहुत बड़ी होती है और वो एमएससी में काम आती है। जब आप एमएससी करेंगे, अगर एमएससी हर कोई नहीं करता, बीएससी आफ्टर बीएससी कुछ लोग कुछ और करते हैं या कुछ लोग एमएससी भी कर लेते हैं, तो जो लोग एमएससी करेंगे तो वो उसमें पढ़ेंगे रॉचेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप रॉचेस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेना जब मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको एक तरह से दो सर्कल दिए हुए हैं, जेड मॉड जेड इज इक्वल टू के 1 एंड मॉड जेड इज इक्वल टू के 2। तो आप इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मेथड है, आप कोई भी क्वेश्चन और भी करेंगे ना, आप सेम यही क्वेश्चन हो, बस आपको यहाँ पर फंक्शन चेंज कर दिया जाएगा तो पूरा सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो खटाखट यही प्रोसेस आपको छाप देना है किसी दूसरे में भी। तो आप बस अच्छे से समझ लें। लेट C1 बी द सर्किल, लेट C1 बी द सर्किल। ठीक है, let C1 be the circle mod z is equal to के 1 and C2 be the circle, आपका C2 भी एक सर्किल है, सर्किल mod z is equal to के 2। तो यहाँ पर आपने दो सर्कल्स ले लिए हैं C1 एंड C2, जिसको आपने नेम भी दे दिया है। mod z is equal to के 1 वाला C1 है एंड mod z is equal to के 2 वाला आपका C2 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दो फंक्शंस लेनी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, फॉर द सर्कल C1, इसको करने का यही प्रोसेस है। मतलब थ्योरम वाला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें ज़्यादा लिखी जाएगी। थ्योरम का क्वेश्चन है तो थ्योरम के बेसिस पे इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखी जाएगी, और अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है क्वेश्चन तो उसमें सॉल्विंग होती है। तो फॉर द सर्कल C1 उसके लिए क्या है, मॉड Z1 इज इक्वल टू के 1। पहले हम सर्कल 1 के लिए करना है, C1 के लिए करना है, फिर हम C2 के लिए वर्क करेंगे। देखिए इसमें किस तरह से करते हैं। लेट fz इज इक्वल टू के 12 एंड gz इज इक्वल टू के z की पावर 7 माइनस 5 z क्यूब। आपको क्या करना होता है इसमें,
ठीक है, तो इसमें जो एफ जेड है इसको हम 12 मानेंगे। कहाँ गया फंक्शन आपका, ये पूरा फंक्शन है। तो आपको जो एफ जेड मानना है वो 12 मानना है, और जो आपका जी जेड है वो आपको बचा हुआ टर्म मानना है जो मानना है। एक बार आपको लोएस्ट पावर ऑफ जेड को एफ जेड मानना है, इसको समझिए। एक बार आपको लोएस्ट पावर ऑफ जेड सॉरी, जो जेड की लोएस्ट पावर, यानी कि यहाँ पर जेड की पावर कितनी है 0, जेड की पावर 0 ही तो माना जाएगा 12 के साथ। किसी भी चीज़ की पावर 0 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1, तो जेड की पावर 0 यहाँ मान लेते हैं। तो आपको एक बार लोएस्ट पावर ऑफ जेड को एफ जेड मानना है, और बाकी बचे हुए टर्म को जी जेड ले लेना है। एक बार आपको हाईएस्ट पावर लेना है, तो वो तो बात की बात है। अभी हमने लोएस्ट पावर लिया है, तो एफ जेड को 12 लेंगे और जी जेड को हम बचा हुआ टर्म जो बचा है जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड क्यूब लेंगे। अब क्या करते हैं, अब जो आपने जो फंक्शन सेलेक्ट किए हैं एफ जेड और जी जेड, उनका मॉड निकालते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एफ जेड का मॉड निकालूंगी, यानी कि 12 का जब मॉड निकालूंगी तो 12 ही आएगा, बिकॉज पॉजिटिव की 12 है। हाँ, नेगेटिव की 12 होता तो वो पॉजिटिव की हो जाता है, क्योंकि मॉड से निकलने के बाद कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव की 12 था, तो ये 12 ही रहा, तो मॉड ऑफ एफ जेड इज़ 12। अब हम निकालेंगे जी जेड का मॉड, यानी कि जो आपने फंक्शन लाइट किया था जी जेड, इसका मॉड, यानी कि जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड की पावर क्यूब का मॉड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। जी जेड लिख के इसको लेस देन इक्वल टू कर साइन लगा देते हैं जब मॉड सेपरेट करते हैं। ये मैंने अपने एक प्रीवियस के लेक्चर में अच्छे से बताया कि क्यों करते हैं। तो अभी आप ध्यान से यहाँ पर ये देखिएगा कि z की पावर 7 का मॉड सेपरेट कर रही हूँ, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि साइन चेंज नहीं करना है, यहाँ साइन चेंज करना है। प्लस माइनस के 5 जेड क्यूब का मॉड, इसका मॉड अलग एंड इसका मॉड अलग, अलग अलग हमने इसके मॉड लेनी है, साइन यही चलता रहेगा। तो z टू दी पावर 7 का मॉड होगा, यहाँ पर हम z की वैल्यू को ना 1 देंगे, z को 1 देंगे। क्यों देंगे 1? क्योंकि यहाँ पर देखिए z की वैल्यू कितनी थी 1, मॉड z की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि 1 टू दी पावर 7। सेम यहाँ पर देंगे, प्लस मॉड से जब निकलेगा 5 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैंने बताया नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो गया, और z क्यूब पर इस तरह से मॉड लग जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 1 टू दी पावर 7 प्लस 5, 1 की पावर क्यूब में वो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6। तो ये जो आपका जी जेड जो फंक्शन लाइट किया था उसका जो मॉड आया है वो कितना है 6। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं आपस में, मतलब जी जेड का ये इसको करने का प्रोसेस है। तो ये मत सोचिएगा कि डिवाइड क्यों ही करा, ये प्रोसेस है इसको करने का, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैथमेटिशियंस ने बनाया है। तो जी जेड का मॉड ओवर एफ जेड का मॉड, दोनों को ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइन यही लगता है जो कि चल रहा है। तो 6 था हमारा जी जेड का मॉड एंड 12 था आपका एफ जेड का मॉड। कट करेंगे, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, साइन यही चलता रहेगा। तो 1/2 इज लेस देन 1, आपको ये चेक करना था कि लेस देन 1 है। हाँ, तो देखिए ना 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, तो 1 और 2 के बीच में 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से कम है। 1 और 2 के बीच में हाफ नहीं आएगा। ठीक है, हाफ तो 1 से पहले आएगा ना, तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है। इसका आपका ये कंक्लूजन निकला है कि जी जेड जो है मॉड में वो लेस देन है किससे, एफ जेड से। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए, अभी तक हम इसको प्रोसेस को कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रॉचेस थ्योरम। सो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर लिखना है इस तरह से, हैंस बाय रॉचेस, ROUCHES। ठीक है, रॉचेस थ्योरम क्या होता है, रॉचेस थ्योरम के अंदर एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, ये सारे आपके फंक्शन से जो आपने लेट किए थे, इज इक्वल टू जेड की पावर 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 है। ठीक है, हैज़ द, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी नोट कर लीजिएगा। हैज़ द सेम, एक मिनट मैं वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, इससे वीडियो लेंथी नहीं होती है। सो देखिए, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख दी है, मैंने लिखा है एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, यानी कि जो एफ जेड फंक्शन था और अगर हम दोनों फंक्शंस को ऐड करते हैं, हैज़ द सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, दोनों फंक्शंस के ऐड करने पर भी और नॉर्मल बिना ऐड करने पर भी सेम नंबर्स ऑफ ज़ीरो, दोनों के पास सेम नंबर्स होंगे ज़ीरोज़ के। इन साइड C1 एज एफ जेड इज़ 12 हैज़ नंबर ज़ीरोज़, सो एफ जेड प्लस
जी जेड ऑल्सो हैव नो ज़ीरोज़। अगर एफ जेड के पास ज़ीरोज़ नहीं है तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो उनके पास भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ये बात कहना चाह रहे हैं, इसको आप समझिए। ये जो बात है, ये जो एक लॉजिक है, ये कहाँ से आया? रॉचेस थ्योरम से। ठीक है, अब हमारी यहाँ तक बात ख़त्म हो गई कि अगर एफ सेट के पास ज़ीरोज़ नहीं हैं तो उन दोनों को अगर हम दोनों फंक्शंस को ऐड करेंगे तो उनके पास भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कल 2 की। जैसा मैंने बताया था, पहले हम C1 लेंगे, सर्कल 1 लेंगे, फिर हम सर्कल 2 लेंगे। तो फॉर द सर्कल C2, अब हम यहाँ पर सर्कल 2 लेंगे। मॉड Z इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, बिकॉज C2 के लिए कितना दिया था यहाँ पर आपको? मॉड Z इज़ इक्वल टू के इधर देखिए, मॉड Z इज़ इक्वल टू के 2। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे, मॉड Z इज़ इक्वल टू के 2। अभी हमने फंक्शन माना था, पूरा जो हमारा फंक्शन था, अभी हमने इसको कुछ यहाँ पर लेट नहीं करा था ये पूरे फंक्शन को, तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं। एफ जेड और जी जेड तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पी जेड ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, पी जेड क्यू जेड कोई फंक्शन। तो वो पूरा फंक्शन क्या था? जेड टू द पावर 7 माइनस 5z क्यू प्लस 12, ये पूरा फंक्शन था ना। तो इसमें जो एफ जेड था, मैंने अभी बोला था लोएस्ट पावर लेंगे, अब उल्टा लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है? जेड टू द पावर 7। हाईएस्ट पावर कितनी है? 7। तो आपको अब हाईएस्ट पावर वाला लेना है, एक बार लोएस्ट पावर वाला लेना है, एक बार हाईएस्ट पावर वाला लेना है। तो अब हाईएस्ट पावर वाला ले लिया है, एफ जेड हो गया। अब हम लेंगे जी जेड। जी जेड क्या होगा? बचा हुआ टर्म। बचा हुआ टर्म्स क्या है? माइनस के 5z क्यूब प्लस के 12। क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर हम निकालते हैं मॉड जेड का, सॉरी एफ जेड का मॉड। फंक्शन जो हमने लेट किया था एफ जेड, उसका मॉड, यानी कि जेड टू दी पावर 7 का मॉड। जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू है 2, यानी कि 2 टू दी पावर 7 का मॉड। 2 टू दी पावर 7 का मॉड। 2 टू दी पावर 7 कितनी होती है? 2 टू दी पावर 7 होती है 128। ठीक है, ये तो पता ही होगा। 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 128। 128 का मॉड 128, नंबर का मॉड नंबर ही होता है। तो आपको यहाँ पर कंक्लूजन में निकला कि जो एफ जेड का मॉड आएगा वो कितना आएगा? 128। ठीक है, अब हम निकालेंगे जी जेड का मॉड। फंक्शन जो जी जेड लेट किया है हमने, उसका मॉड। तो उसका कैसे निकलेगा? मॉड में 5z क्यूब माइनस प्लस के 12, इस तरह से मॉड सेपरेट करेंगे, साइन लगेगा, माइनस के 5z क्यूब विद इन मॉड प्लस 12। 12 पे मॉड लगाएं तो वो 12 ही हो जाएगा, प्लस के 12। यहाँ पर z को वैल्यू कितनी लेनी है? 2, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3। ठीक है, साइन यहीं लगेगा। 2 कैसे आया? z की वैल्यू 2 दी हुई थी, मॉड से हटा, नेगेटिव साइन हट गया है। तो 5 एंड 2 टू दी पावर 3 इज़ 8 प्लस 12। 5 8 ज़ा 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 52। तो लास्ट में आपको वैल्यू मिल गई मॉड जेड जी जेड की। तो मॉड जी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन इक्वल टू 52। फिर क्या करते हैं? इन दोनों को डिवाइड करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा दोनों ही कर्व के लिए, दोनों ही सर्कल्स के लिए। सो जी जेड ओवर एफ जेड का मोड, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जी जेड का मोड ऊपर रखना है, एफ जेड का मोड नीचे रखना है। ठीक है, साइन यहीं लगेगा। कितना है? 52 ओवर 128। ठीक है, जब हम उसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा, कैंसिल मत कीजिए बिकॉज कट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने ये देख लिया कि 52 अपॉन 128 जो है वो लेस देन है 1 से लेस देन है। ठीक है, तो यानी कि जी जेड जो है, जी जेड का जो मॉड है वो छोटा है एफ जेड से। यही बात हमने पीछे करी थी, जी जेड का जो मॉड था वो छोटा था एफ जेड से। यहीं पर ये अगर सेम कंडीशन आएगी तो हैंस का यही आपको सेम बात यहाँ वाली लिखनी है कि सेम, हैंस by Roche's theorem fz and fz plus z has the same number of zero in C1 as number of has 7 numbers of zeros, so fz and pz also have 7 zeros। मतलब बिकॉज देखिए ना, यहाँ पर जो आपका fz था वो 12 था, तो z की पावर कितना था? 0, यानी कि जीरोस कितने थे? 0। यहाँ पर z की पावर है 7, यानी कि जितनी पावर होती है ना वेरिएबल की उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर पावर 7 है तो आपके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी 7 होंगे। जितनी पावर होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। सारे क्वेश्चंस में यही वाला रूल लगता है। तो मैं यहाँ लैंग्वेज लिख देती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज को लिख दिया है। हैंस बाय रॉचेस थ्योरम
fz and fz plus gz has the same number of zeros inside C2 as fz is equal to z to the power 7 has 7 zeros. मैंने बताया जितनी पावर होगी उतनी ही जीरोज होंगी, यहाँ पर पावर 7 है तो 7 जीरोज. सो fz प्लस gz यानी कि दोनों को ऐड करने पर भी कितने होंगे, 7 जीरोज ही मिलेंगे. ऑल्सो हैव 7 जीरोज. ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिएगा एफ सेट जितना है आपका फंक्शन में और जी जेड दोनों को प्लस करेंगे आपको 0 7 ही मिलेंगे, जितनी पावर उतने जीरोस. ऐसे ही आपके प्रीवियस वाले कर्व में होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से होंगे रॉचेस थ्योरम से. आपको थोड़ा सा माइंड में बिठा के रखना है इस टाइप के. और कभी कभी तो क्वेश्चन में बोल देंगे यूज रॉचेस थ्योरम टू शो दैट द इक्वेशन हैज़ 1 रूट इन द 4 रूट्स हैज़ 7 जीरोस. इस तरह से कुछ तो क्वेश्चंस में बोल देते हैं यूज रॉचेस थ्योरम टू शो दैट दिस फंक्शन हैज़ जीरोज हैज़ 1 जीरोज या 7 जीरोज. ठीक है, कभी कभी रूट्स भी पूछ लेते हैं तो रूट्स में भी कोई डाउट वाली बात नहीं है, पॉलिनोमियल सॉल्व करना तो आते ही हैं. सो इस तरह से क्वेश्चंस थे इसके, काफ़ी अच्छे थे. थैंक यू फ्रेंड्स वॉच माई वीडियो. प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी. थैंक यू फ्रेंड्स.